Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Okay, so students आज हम ये AQUEB का 2025 का पेपर वन जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें जो कि हमें डिस्कस करनी है एज यू गाइस आर परफॉर्मिंग बोर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कुछ इस किस्म का जो है वो आपके पास पेपर होगा। एंड फिजिक्स पेपर वन, इसमें हम फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। टाइम टाइम ड्यूरेशन इसमें बताया हुआ है आपको। एंड 40 मार्क्स का आपके पास ये पेपर है। एंड इसमें 40 ही एमसीक्यूज आपके पास गिवन होंगे। प्लस इसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी हुई हैं। रीड ईच इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन ऑन द सेपरेट शीट प्रोवाइडेड, डू नॉट राइट आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। इट मींस ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है और इसके अलावा आपके पास एक OMR शीट होगी जिसमें इस किस्म के कुछ जो है वो ABCD ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे। एंड आपको उसके अंदर करेक्ट वे जो है आपका वो ये है, ये इस तरीके से, यानी कि आपको अगर ऑप्शन ए है तो आपने उसको कंप्लीटली फिल करना है। इस तरीके से टिक लगाना या यूं कट करना या क्रॉस करना। प्लस एक और चीज जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी वो ये कि डबल मार्किंग जो है वो आपके पास एक्सेप्ट नहीं होती। इट मीन्स अगर ऑप्शन ए करेक्ट था और आपने गलती से सी कर दिया, सही है, और आप सी को इरेज किए बगैर अगर ए करेंगे तो आपका वो ऑप्शन या वो क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात इन्होंने आगे बताई भी है। पॉइंट नंबर 5 में आप ये देख सकते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर, इरेज द फर्स्ट आंसर कंप्लीटली विद द रबर बिफोर ब्लैकिंग आउट द न्यू सर्कल। सो इट मींस आप दो ऑप्शन यानी कि डबल मार्किंग एक्सेप्ट नहीं होगी। डू नॉट राइट एनीथिंग इन द आंसर ग्रिड, यानी कि जो आपके पास OMR शीट है जो कि आंसर ग्रिड होगा आपका, सही है, वो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एक और चीज के उसके अंदर जो है वो आपके पास 100 जो है वो उसके, यानी कि ऑप्शन वन में इस तरीके से चार ऑप्शन, सॉरी, वन में इस तरीके से चार ऑप्शंस दिए हुए होंगे, फिर टू में इस तरीके से चार ऑप्शंस दिए हुए होंगे, इस तरीके से 100 तक होगा आपके पास, सही है। सो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 तक ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक में आपने जो है वो गलत कर दिया तो आप ये चाहें कि मैं उसको काट के 41 को या 45 को या 100 वाले को जो है मैं कर दूं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको पेंसिल से ये काम करना है यहाँ पर ताकि आप उसको इरेज कर सकें। एंड आपको उसको प्योर ब्लैकआउट करना है, पूरा पूरा शेडेड जो है वो आपको नहीं करना है। और इसके अलावा आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर्स आपको अलाउ होंगे। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आपके पास अलाउड नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेटर आपके पास जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है, छोटा बड़ा डजेंट मैटर, वो आप अपने हिसाब से देख लें जो आपको कन्वीनियंट लग रहा हो। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन, MCQs का। यहाँ पे ये हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसमें से बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, टाइम, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, उसमें से हमारे पास टाइम है, बाकी ये तीनों ड्राइव में हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू, एक नंबर गिवन है और साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने के लिए दे रहा है ये। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि डेसिमल मस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, ये वन। तो इसके राइट में आना चाहिए हमारा डेसिमल। तो हम 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस इसको जबरदस्ती पीछे लेकर आए हैं। तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर एक्सेप्ट, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकता। मैं उसकी जो बैक साइड से जो उसकी टेल निकलती है मैं उससे डेप्थ मेजर कर सकता हूँ, मैं उसके जॉज से लेंथ या डायमीटर को मेजर कर सकता हूँ। वेट इज द ओनली थिंग जो कि मैं उससे मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि वेट को मेजर करने के लिए मुझे स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत होगी, सही है। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपके पास ये वैल्यू है एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे एक इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके पास तो आप एक चीज इसमें ये कर लिएगा कि आप इसका स्क्वायर एक दफा निकाल के चेक जरूर कर लिएगा। हम इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, बट फॉर द सेफ साइड आप इसका एक दफा स्क्वायर जरूर निकाल के चेक करिएगा।
तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये आ रहा है 625.001। तो इट मींस ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं जो कि ऑप्शन यहाँ नहीं है। सो इट मींस हम बिना स्क्वायर को निकाले, यानी अगर यहाँ पे 6 कोई ऑप्शन होता तो हमें उसको टिक करना होता, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस करेंगे। 25.01 का होल स्क्वायर, इसको फोकस करें। सही है। सो इट मींस हमारे पास यहाँ पे ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि भाई इन अ क्लासरूम स्टूडेंट गेट अप फ्रॉम गॉट अप फ्रॉम हिज और हर डेस्क, और फिर वो अपने, यानी कि वो एक पॉइंट से, लेट से दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से जो है वो मूव करके गया या गई है, और ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है। अब वो 3 मीटर गया और 3 मीटर वापस आ गया, तो इसने यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इट मींस वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि +3 वो मूव किया और -3 वो वापस आ गया, तो इट मींस 3 - 3 हमारे पास क्या हो गया? ये जीरो। सही। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा, अब ये क्या दे रहा है? इन द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ, अगेन दिस इज द वीटी ग्राफ, द सम ऑफ एरियाज रिप्रेजेंटिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज, कि अगर आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, सो अगेन वीटी ग्राफ से हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो एरिया अंडर द लाइन को फाइंड आउट करना है आपने। तो एरिया अंडर द लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जहां जहां एरो मूव कर रहा है उससे नीचे नीचे उसके अंडर की बात करनी है। तो W, X एंड Z, सो ये चीज है, हम Y वाले को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अबव द लाइन है। अच्छा, बहुत से बच्चे अगर इस पे ये कंफ्यूजन करें कि भाई ये भी तो अंडर द लाइन आ रही है, तो बेटा ये डॉटेड पार्ट आ रहा है। सही है, ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, जो पॉइंट, सॉरी, जो एरोज आपको मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो W, X, Z इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज द ST ग्राफ, द लाइन दैट रिप्रेजेंट अ बॉडी इज इन द रेस्ट पोजिशन। ST ग्राफ में whenever the line is parallel to the x axis, सही है, सो वो आपके पास क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगी। सो ऑप्शन बी जो है आपका, वहीं पे आपके पास लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। क्लियर? All three equations of motion are applicable on the bodies having uniform यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ बच्चे जो है वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम एक्सेलरेट, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा। सो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले रीड करें, अंडरस्टैंड करें। All three equations of motion are applicable on bodies having uniform देखिए, यूनिफॉर्म आपके पास जो है, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्योंकि आपके पास अगर स्पीड, देखिए मोमेंटम हो नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम उन तीनों इक्वेशंस में आता नहीं है। रही बात आपके पास स्पीड या वेलोसिटी की, देखिए स्पीड और वेलोसिटी आपके पास एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर किस चीज का फर्क होता है? डायरेक्शन का फर्क होता है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो गई, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट उसमें सब में जीरो हो जाएगा, और कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है आपके पास जिसके अंदर एक्सेलरेशन ना आ रहा हो। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास अगर आप लिखें तो VF = VI + AT, और फिर S = VIT + ½ AT², और थर्ड आपके पास क्या है? 2AS = VF² - VI²। यानी कि वेलोसिटी या फिर आपके पास स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई, तो ये एक्सेलरेशन वाले सारे पार्ट आपके पास जीरो हो जाएंगे। सही है। सो एक्सेलरेशन वहां पे आपके पास क्या हो रही है? यूनिफॉर्म हो रही है। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट इन सच अ वे दैट इट ट्रेवल्स अपवर्ड।
with the what will be the initial velocity if it attains a maximum height in 3 seconds। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है वो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो कुछ अंडरस्टूड बातें हैं हमारे पास कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास या तो गिवन होगी या फिर अननोन होगी। यहाँ पे अननोन है। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। हाइट, सॉरी, हाइट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है ये। टाइम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड्स। और ग्रेविटी की वैल्यू इसने हमें खुद बता दी है। जब इसने खुद बता दी है तो हम वही कंसिडर करेंगे, और बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, सो ये नेगेटिव में आएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें? हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है और ना ही हाइट से रिलेटेड उसने कोई बात करी है। बस उसने ये बताया कि टाइम जो है वो आपके पास 3 सेकंड लगा है उसकी मैक्सिमम हाइट को कंट्रोल जो है ना अटेन करने के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या करा, हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। अब यहाँ पे वी एफ हमारा जीरो हो गया, वी आई हमारे पास अननोन है, और प्लस एंड माइनस का 9.8, और ये आ गया हमारे पास 3। तो इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों को आप यानी कि 9.8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करवा के दूसरी साइड पे ले जाएं, सो यू विल हैव योर आंसर। सो कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 9.3 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने किया तो ये 29.4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10। A force of 100 Newton acts on an object for 10 seconds. If the velocity of the object is this, then the amount of momentum in the object will be। मोमेंटम के बारे में जो है ना ये आपसे बात कर रहा है, टाइम दे रहा है आपको, तो इट मींस हम इम्पल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम। थोड़ा सही बना लेते हैं। यहाँ पे हम फोर्स हमारे पास गिवन है 100 इज इक्वल्स टू, इसको एम और वी खोल देते हैं हम इसको। उसके अलावा यहाँ पे ओके, सो हम बात कर रहे थे, अच्छा इसको हम नहीं ओपन करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए सिर्फ। सो इस चेंज इन मोमेंटम को हमने यहीं रखा, एंड टाइम को हमने वहां भेज के ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम इज गिवन एज 10। सो हमने इसको करवाया, सो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1000 न्यूटन सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद आ जाए हम, इफ अ बॉडी इज टेकन टू द सर्फेस ऑफ द मून देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द बॉडी विल चेंज। सो वेट आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा वहां पे, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे कुछ और होती है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। हर एक प्लैनेट, हर एक जगह की हमारे पास ग्रेविटी में चेंज आता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास वेट में भी चेंज आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इन अ टग ऑफ वॉर एन एक्सटेंसिबल रोप। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपके पास दो टीम्स हैं जो कि टग ऑफ वॉर खेल रही हैं, एंड दिस इज लेट्स से द रोप बिटवीन देम, जिसको वो एक दूसरे की तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बोथ ऑफ द टीम आर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स। सो यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, यानी कि ये टीम ए लेट से ये भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, और ये 10 न्यूटन की ये फोर्स लगा रही है। सो यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो इसको ऐड करा के 20 कर देंगे, कुछ कहेंगे कि भाई इसको ऑपोजिट जो है वो अगर आप कर दें, क्योंकि ये फोर्स है ऑपोजिट होगी, 10 - 10 जीरो होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, दैट मस्ट बी 10 न्यूटन, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन। ये एक मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन। यहाँ पे ये ऐड नहीं होगी,
क्योंकि आपके पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, थ्रू आउट द स्ट्रिंग या थ्रू आउट द रोप जो है वो क्या रहती है, सिमिलर ही रहती है। ओके। फर्दर हमारे पास ये क्या कह रहा है, अ पैसेंजर इज गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। If an object moves with the help of wheels from one point to another on a rough surface, then the type of friction between the wheels and surface is that will be rolling friction। क्योंकि व्हील्स आपके पास रोल हो रहे होते हैं, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ओके। फर्दर फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर 15 पे। यहाँ पे कह रहा है सारी आपके पास जो है वो टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इज स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, इन द गिवन फिगर अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर बाय अ फुलक्रम। उसके बाद ये डिस्टेंसेस बता रहा है आपको, यानी कि ये जो D1 है आपका, दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये D2 जो है आपका, ये है 2 सेंटीमीटर। एंड D3 जो है आपका, दिस इज 5 सेंटीमीटर। F1 F2 आर, F1 जो है आपका, दिस इज 2 न्यूटन। F1 इज 2 न्यूटन एंड F3 इज 5 न्यूटन। एंड F3 आपका जो है वो अननोन है। तो इसके ऊपर जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है वो क्या होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस, यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। F2 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल्स टू F3 मल्टीप्लाई बाय D3। सही है। सो D3 को यहाँ लाके आप डिवाइड करवा देंगे, सो F3 आपके पास जो है वो अननोन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हेयर एंड आप उसमें से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। D2 एंड डिवाइड होल डिवाइडेड बाय D3। दैट वाज 16 एंड 17 आ जाए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इफ फोर फोर्सेस दिस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द गिवन मीटर स्केल, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोमेंटम जो है, सॉरी, सबसे ज्यादा मोमेंट या सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा। सही है। अच्छा, अब एक चीज जिसको आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो 0 सेंटीमीटर या ये 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे आपके पास स्केल पे दी हुई मार्किंग्स हैं, ये डिस्टेंसेस नहीं हैं। सही है। दिस इज नॉट अ डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहां से लेके आप यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आपके पास लेट से ये F4 है, तो ये क्या हो जाएगा, D4, दिस विल बी योर D4। यहां से लेके इस पॉइंट से, यानी कि फलक्रम से लेके F1 तक का अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, D1। F2 तो लगी 50 के ऊपर रहा है, तो यानी कि वो फलक्रम पे ही लग रहा है, वो जीरो हो गया। सही है। और यहां से लेके यहां तक यानी कि 80 सेंटीमीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, D3, यानी 30 सेंटीमीटर। सो सबसे ज्यादा दूर जो फोर्स आपके पास लग रही है वो कौन सी है, F4। सो F4 आपके पास जो है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। आगे आ जाते हैं अब, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो इनकी डेफिनेशंस आपको याद होंगी कि अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि वही एक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से सारे का सारी जो अर्थ है आपका, वो सारे ऑब्जेक्ट को या उस सारी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा, ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपके पास से एक्सक्लूड हो गया है, सो इसके एमसीक्यूज भी हम छोड़ देंगे। तो ये 3 4 एमसीक्यूज थे इसके, वो हमने स्किप कर दिए और उसके बाद हम आगे आ जाएं इधर एमसीक्यू नंबर 23 के ऊपर। अ ट्रैफिक पुलिस कार लिफ्टर लिफ्ट्स अ कार दैट वाज पार्क्ड इन अ नो पार्किंग एरिया
अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि the car up to 0.5 meter in upward direction and applied a force of this. अच्छा, work done is to be calculated. W is equals to F dot D. W is equals to F dot D. So force और इसको आप multiply करवा दें, यानी कि 5000 multiply by 0.5, तो आपके पास ये 2500 joules. Option A is the correct answer. During a football match, a strong wind shakes and lose a football of mass this that was stuck in a tree at a height of this, ignoring air resistance. Potential differences to be calculated. So यहाँ पे आपके पास ये क्या दिया हुआ है? This is the mass we have and this is the height. Gravity की वैल्यू ये हमें खुद दे रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? mgh. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सेप्ट, यानी कि रीन्यूएबल जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होगी, तो सोलर, सूरज की रोशनी में मिल रही है, हवा भी मिल रही है, जियोथर्मल भी, न्यूक्लियर एनर्जी इज द सोर्स जो कि आपके पास एंड हो सकता है या फिर खत्म हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी 1/2 तो कांस्टेंट है मैस या वेलोसिटी के ऊपर, सो यहाँ पे मैस नहीं है बट द वेलोसिटी इज गिवन, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ द मास ऑफ एन एलिवेटर is 2000 kilogram, then the work done to raise the elevator to a height of 50 meter in 20 seconds will be। अच्छा, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपसे ये क्या कह रहा है कि अम, हाँ, ग्रेविटी की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज m, दिस इज h, दिस इज द टाइम एंड दिस इज g। वर्क डन इज टू बी कैलकुलेटेड और वर्क डन आपके पास कहाँ पे हो रहा है? यानी वाई एक्सिस में हो रहा है। आप हाइट अटेन कर रहे हैं, सो वर्क डन आपके पास क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। सही है, वर्क डन आपका क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, फिर अब कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि भैया हमें टाइम क्यों दिया हुआ है, इसकी हमें क्या जरूरत है? सो डजेंट मैटर, अगर आपके पास वो टाइम दिया हुआ भी है तो आप उसको छोड़ दें। आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज या जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, आप उसके थ्रू यहाँ पे अपनी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका? 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50, सो 980,000। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्दर ये हमसे आगे क्या कह रहा है? 28 में, अ पीस ऑफ वुड इज शोन फ्लोटिंग इन 4 डिफरेंट लिक्विड, विच लिक्विड इज डेंसर देन द अदर्स। ये कौन सा लिक्विड है जो कि डेंसर है बाकी सबसे? तो वुड तो आपके पास सेम है लेकिन लिक्विड आपके पास चेंज हो रहा है। तो जिस लिक्विड में आपका वुड जो है वो सिंक नहीं हुआ या सबसे कम जो है वो सिंक हुआ है, वो सबसे ज्यादा डेंसर होगा। यानी कि वुड की डेंसिटी जो है वो कम हो गई किससे? लिक्विड की डेंसिटी से। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास कहाँ आ रही है? 4, यानी कि X4 वाले में। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा, फिर आ जाए आगे, ये क्या कह रहा है? कंसिडर द गिवन फिगर इन विच ब्रिक्स ऑफ 1 kg आर स्टैक्ड इन डिफरेंट पोजिशंस। और एक इस तरीके से रखा है, एक इस तरीके से रखा है। कंपेयरिंग स्टैक एक्स विद द स्टैक वाई, द करेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्स ऑफ स्टैक वाई। अच्छा देखिए, फोर्स आपके पास दोनों जगह सेम रहेगी क्योंकि मैस आपके पास वही है, ग्रेविटी भी वही रहेगी। सो कलेक्टिवली इसका भी जो मैस है वो आपके पास कितना आ रहा होगा? 3 kg। और कलेक्टिवली इसका भी मैस जो है वो कितना आ रहा होगा? 3 kg। हाँ, लेकिन जो चीज यहाँ पे चेंज हो सकती है वो क्या चीज है आपके पास? प्रेशर। प्रेशर चेंज हो सकता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जिसका एरिया ज्यादा है उसका प्रेशर कम है और जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। सही है। सो स्टैक वाई वाले में आपके पास एरिया कम आ रहा है, तो उसका प्रेशर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सो स्टैक वाई का प्रेशर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लोअर एरिया या लेसर एरिया।
सही है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये इसको तो छोड़ दें, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये क्या कह रहा है, प्रेशर ऑफ स्टैक एक्स इज ग्रेटर देन स्टैक वाई, कि स्टैक एक्स जो है उसका प्रेशर ज्यादा है, नहीं हो सकता क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। सही है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड दैट वाज 29। एंड अब आ जाएं हम एमसीक्यू नंबर 30 के ऊपर। एज कंपेयर टू सी लेवल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज, ऑब्वियसली आपके पास लोअर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते हैं हमारे पास जो है वो सारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर या एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, तरबेला डैम की हाइट जो है वो आपके पास, ये चले हम मार्क भी कर लेते हैं साथ साथ, ये एच आ गया। उसके बाद ये डेंसिटी दे दी इसने हमें यहाँ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दे दी। और ये हमसे क्या मांग रहा है, प्रेशर इज टू बी कैलकुलेटेड। सो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, यानी कि बेस पे मांग रहा है ये, कि उसके बेस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। सो P इज इक्वल्स टू रॉ G एंड H। यू हैव ऑल द वैल्यूज, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड यू विल हैव योर आंसर। फर्दर ये हमारे पास क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ अ शिप इज इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स, कि जो आपके पास वेट है वो अप थ्रस्ट फोर्स जो कि वाटर अप्लाई कर रहा है उसके इक्वल है या फिर उससे कम है। यानी कि वेट इज लेस देन और इक्वल टू द अप थ्रस्ट फोर्स। तो जब अप थ्रस्ट फोर्स आपके पास ज्यादा है तो आपके पास शिप जो है वो क्या होगा, द स्टेटमेंट दैट विल बी ट्रू फॉर द शिप इट शिप इज दैट इट विल सिंक नहीं होगी, फ्लोट टू ऑन द सरफेस, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है। ये आपका वाटर आ गया, सही है सारा। एंड ये आपके पास वो शिप आ गई, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि कम है, बट जो लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो या तो इसके बराबर है या ज्यादा है। सही है, सो इस वजह से ये आपके पास क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। अच्छा, फिर आ जाए, द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज रिकॉर्डेड दिस दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू, अच्छा इसमें आपको टेम्परेचर कन्वर्जन करनी है। सो टेम्परेचर कन्वर्जन करने का एक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। सो अब इसमें से आपको इन दो का रिलेशन चाहिए तो इन दो का बना लें, इन दो का चाहिए इन दो का बना लें, या अगर इन दो का चाहिए तो इन दो का बना लें। सो एक इस एक जो है वो उससे आपने तीनों फार्मूला याद कर लिए। सो अभी हमसे जो है वो किस किस के बारे में बात हो रही है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में मांग रहा है, तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, इसको हटा दें। सही है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि ये आपको TC अननोन है, आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 101 एंड माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180, और मल्टीप्लाई करवा दें इसको आप किसके साथ, 100 के साथ, सो यू विल हैव योर आंसर। सही है। अब आ जाएं आप जरा आगे। ये क्या कह रहा है, a 4 kg of water cools from 80 to 30 डिग्री सेल्सियस, इट लूजेस एनर्जी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू MC चेंज इन टेम्परेचर। सो क्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करना है, मैथ्स आपके पास गिवन है 4। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपके पास ये जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। सो आपने इसको जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस में कंसिडर करना होगा। सो ये कितना हो जाएगा, 4200, और इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला तो वो कितना आ जाएगा, 50। सही है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, या तो आप इसको 4200 कंसिडर करें, या तो फिर आप इसको जो है वो 4 ग्राम कंसिडर करें। सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है और यहाँ पे आप केजी में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आप, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 grams of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. Latent heat of fusion
स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है आपके पास जो है कोई चीज। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे ऑलरेडी हमें दी हुई है, और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसने ग्राम्स में दिया है तो यहाँ मैथ्स भी ग्राम्स में है। अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास, या मुझे अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर मुझे ये वाली चीज भी केजी में कंसिडर करनी होगी। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला हमारे पास जो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एक्चुअली इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम। सही है। सो इसमें से हम इस क्यू को सब्जेक्ट बना लेंगे, सो क्यू विल बी इक्वल टू mLf। सो मास इज 100, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास कितनी दी हुई है, 334। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, आगे दो जीरो लगा देंगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सही है। 35 तक हो गए हमारे, एंड अब 36 के ऊपर आ जाएं। द वेसल दैट विल कॉज अ लिक्विड टू evaporate मोस्ट क्विकली व्हेन कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ द सेम लिक्विड। देखें, इसमें एवेपोरेशन के फैक्टर्स के से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। लिक्विड ए यानी कि कंडीशन ए में आपके पास इस तरीके से, तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक ये भी होता है कि जिसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वो वाली चीज आपके पास सबसे ज्यादा जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी। सो ऑप्शन डी जो है उसमें आपके पास कोई ऊपर लिड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सी में आप देखें इसने लिड रखी हुई थी। ठीक है। सो ऑप्शन डी में सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा और कोई लिड भी नहीं है, तो वो जल्दी से जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। All of the following show transfer of heat by convection except the use of fans to dry off sweat, hot air to fly off air balloons, gas heaters to heat up the room, heating pads to relax the muscles। अच्छा, इसमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखें। एक्सेप्ट यानी कि जो नहीं है, जो कि आपके पास कन्वेक्शन की एग्जाम्पल नहीं है, आपने उस चीज को जो है वो क्या करना है, टिक करना है। जो कि कन्वेक्शन की एग्जाम्पल आपके पास नहीं है, उसको आपने टिक करना होगा। तो आपके पास कौन सी वाली चीज है जो कि कन्वेक्शन जहां पे नहीं हो रही है, वो क्या है, हीटिंग पैड्स टू रिलैक्स द मसल, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है, यू हैव द कंडक्शन देयर। ओके। फर्दर ये हमसे क्या कह रहा है कि द वैक्यूम इन द थर्मोस बॉटल्स प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। यानी कि थर्मोस बॉटल जो है आपके पास, वो हीट ट्रांसफर को किस किस तरह से रोक रही होती है, या किस किस तरीके से वो रोक रहा होता है। सही है। सो आपके पास वहां पे कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो रही होती, क्योंकि वो सराउंडिंग से आपका वैक्यूम की वजह से सराउंडिंग से इंटरेक्शन जो है अंदर मौजूद लिक्विड का, अब वो चाय है, शरबत है, पानी है, वट एवर इट इज, उससे रोक देती है। सो 2 और 3 किस में आ रहा है भाई, डी में आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, द कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंफ्रारेड रेडिएशंस, कि आपके पास जो है कोई एक सरफेस है या कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है वो बच जाए, तो वो क्या होगा या फिर वो क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज जो कि इसमें आपको याद रखनी है वो ये होगी कि आपके पास जो चीज जितना अच्छा एब्जॉर्बर होती है वो उतना ही अच्छा इमिटर भी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अगर गुड एब्जॉर्बर है तो वो पुअर एमिटर हो, या फिर पुअर एब्जॉर्बर हो और वो गुड एमिटर हो। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही खत्म हो गए। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि आपने प्रिवेंशन करनी है, उसको रोकना है, प्रोटेक्ट करना है। तो मैं पुअर एब्जॉर्बर को कंसिडर करूंगा, ताकि ना ही वो एब्जॉर्ब करे, ना ही उसको जो है वो क्या करना पड़े, इमिट आउट करने का उसको मौका मिले। द सरफेस दैट इज गुड रेडिएटर ऑफ हीट इज, रेडिएटर अगेन वही बात, जो कि जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना ही अच्छा इमिटर या फिर रेडिएटर भी होगा। सो ब्लैक इज द वन। So here we have concluded the paper 1 of 2025. um, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पेपर 2 2025 का डिस्कस करेंगे। होप यू गाइस एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच।